हेलो एवरीवन, अमित। वेलकम बैक। हम पढ़ रहे इकोनॉमिक्स चैप्टर सेकंड। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट कैसे किए जा सकते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने नियर बाई एरियाज़ में देखिए, जहाँ पर जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो, और आप सोचिए कि लोग किन किन सेक्टर में या ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, कि आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर लैंड में एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि उन लोगों को जैसे इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई कर सकती है, जैसे कैनाल नहर बना सकती है, पौंड तालाब बना सकती है, कुएँ खुदवा सकती है। साथ ही साथ बैंकों से कम रेट पर, कम इंटरेस्ट रेट पर उनको लोन प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा क्या होगा कि फार्मर्स की जो उनकी फूड ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स अगर उनका एक्सेस रहेगा, जैसे पानी की फैसिलिटीज रेगुलर हो गई, या गवर्नमेंट उनको HYV सीड्स दे दिए, हाई वेल्ड सीड्स होते हैं ना, कि भाई वैरायटी वाले अच्छी क्वालिटी के बीज दे दिए, हाइब्रिड सीड्स दे दिए, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सभी गाँव में प्रोवाइड करवा दे गवर्नमेंट रेट पर, तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और लोग एक ही साल में मोर देन वन क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकेंगे। जो एक्सेस क्रॉप्स जो रहेगी, जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा, उसके फैमिली की रिक्वायरमेंट के अलावा जो बचेगा उसको वो मार्केट में सेल कर सकता है। तो मार्केट में ये लोग क्या करते हैं, नियर बाई जो मनी लैंडर्स होते हैं जिनसे पैसे उधार होते हैं, उन्हीं को बेचते हैं। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट उनकी उपज को खरीदना स्टार्ट कर दे, तो उससे क्या हो सकता है कि फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि जैसे लोगों की फिर डिमांड भी बढ़ेंगी, डिमांड बढ़ेगी तो लोग की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो और बहुत सारे जो जैसे लोगों ने फ्रिज खरीद लिए, बहुत सारे लोगों ने, तो फ्रिज के जो टेक्नीशियन होंगे वो अपने आप ही वहाँ पर अब कोई ना कोई एक फ्रिज सुधारने वाला मिस्त्री बन जाएगा। तो अगर फार्मर्स की इनकम बढ़ जाए तो बहुत सारे जॉब क्रिएट हो जाएंगे। इनकम बढ़ेगी तो रोड कंस्ट्रक्शन भी होगा, क्योंकि लोग ट्रैक्टर वगैरह खरीदेंगे, अपनी फूड जो ग्रेन्स हैं उनको मार्केट में सप्लाई करने के लिए, वेजिटेबल वगैरह सप्लाई करने के लिए उनको रोड की ज़रूरत पड़ेगी, रोड कंस्ट्रक्शन होगा तो और भी व्हीकल्स जाएंगे। इनके साथ साथ गवर्नमेंट विलेज टूरिज्म नाम से कोई अलग से स्कीम चला सकती है, कि जो कम्प्लीटली विलेज एरियाज है जहाँ पर कोई भी सिटी टाइप की एक्टिविटी नहीं है, वहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटी को वो डेवलप प्रमोट कर सकती है। कि भी फार्मर जैसे सिटी में पेइंग गेस्ट टाइप की स्कीम चलती है जहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पर तो गांव में कर सकती है, कोई भी टूरिस्ट किसी के घर जाके 5-7 दिन रहे और विलेज जो एक्टिविटीज़ है उनके वो स्टडी कर ले, विलेज एक्टिविटीज़ को सीखे कि लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, ये सब के बारे में। इन सब के साथ साथ मैक्सिमम फार्मर्स हेयरडिंग मतलब पशुपालन भी करते हैं, तो डेयरी प्लांट वगैरह लगा कर कि उनके जो एनिमल्स हैं जो दूध देने वाले हैं उनके मिल्क के वहीं पर कलेक्शन सेंटर बना दिए जाएँ सभी विलेज में। और कलेक्शन का मतलब लोग वहाँ पर दूध इकट्ठा एक जगह अपना इकट्ठा कर लें, और वहीं पर गांव में ही मिल्क चिल्ड प्लांट होता है कि भाई वो दूध 2-3 दिन तक अगर उनका मार्केट में नहीं बिक रहा है तो वो 72 आवर्स तक उसको वहाँ स्टोर रख सकें, दूध खराब ना हो। इन सब के साथ साथ दूध से बनने वाले जो और अदर प्रोडक्ट हैं उनको बनाने की भी फैक्ट्री वहाँ पर गवर्नमेंट सेटअप कर सकती है। फार्मर्स की हेल्प से वो फार्मर एक तरह से कोऑपरेटिव वे में काम कर सके तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी। इन सब के साथ साथ जो छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज टाइप के, जैसे भाई पोर्टर है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो ये क्या रहेगा कि ये इंडिया में सिर्फ विलेज एरियाज तक लिमिटेड रह गया है। गवर्नमेंट इन सब को क्या करेगी, थोड़ा सा और ज़्यादा आर्टिफिशियल बनाकर, ज़्यादा उन पर आर्ट वगैरह करके, ड्राइंग वगैरह करके उनको इंटरनेशनल मार्केट में लेकर जाए, और उसका वो प्रमोशन, जैसे और एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना कि भाई क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, तो ऐसे उनको ये जो विलेज एरिया में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके बेनिफिट्स टीवी पर बताए जाने चाहिए। जैसे अमिताभ बच्चन बाकी नवरत्न की ऐड करते हैं ऐसे, तो इन ये फार्मर्स की जो क्रॉप्स हैं उनकी भी ऐड करें कि भाई डायरेक्ट आप यहाँ से खरीदिए फार्मर से, आपको वो हेल्दी रहेगा और ऑर्गेनिक रहेगा। ये सब बातें, जैसे पोटर है उसने अपने मटके बना दिए, और जो भी उसने मिट्टी के बर्तन बनाए, तो मिट्टी के बर्तन में खाने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो सारा उनको डिस्क्राइब करना चाहिए, जिससे लोग उनके अट्रैक्ट हो सकें। ओके, तो ये सारे वे हैं जिनके थ्रू हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इन सब के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है सभी गाँवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ रही है। तो मैक्सिमम इंटरनेट फैसिलिटी अगर गांव में जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, उनका यूज करके अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट, वो ई मंडी वगैरह चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वे में वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। साथ ही हो सकता है जैसे पतंजलि प्रोडक्ट, पतंजलि है बाबा रामदेव का,
तो वो क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट फार्मर से कर रखा, कुछ जगह उन्होंने कर रखा है कि फार्मर से टाई अप कर रखा है कि वो अपनी क्रॉप डायरेक्ट पतंजलि को बेच दे। तो पैसा अभी तो क्या करता है, वो मार्केट में बेचता है, वहाँ पर एक बड़ा जो ट्रेडर होता है वो खरीदता है, फिर वो बड़े मंडी में ले जाएगा, वहाँ से पतंजलि जाता है। डायरेक्ट फार्मर का और कंपनी का अगर आपस में कॉम्बिनेशन हो गया तो फार्मर को बेनिफिट है और कंपनी को बेनिफिट है। रिलायंस फ्रेश में सब्जियां बिकती हैं या और भी बहुत सारे आइटम मिलते हैं, तो रिलायंस फ्रेश डायरेक्ट फार्मर से ही अपना टाई अप कर ले कि आपकी जो ये प्रोडक्ट है ये आप डायरेक्ट हमारे रिलायंस फ्रेश लेकर हम आपको इतना प्राइस देंगे। तो उसमें जो मीडिएटर की जो थे ना, जो मीडिएटर का काम कर रहे हैं, जो ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मर की इनकम इंक्रीज हो जाएगी। ये सब इसके अलावा आपके माइंड में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। एजुकेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करके भी हम मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि भाई अगर गवर्नमेंट हर गांव में स्कूल में बना रही है तो कंस्ट्रक्शन का वर्क होगा, कंस्ट्रक्शन बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर अगर स्कूल खुल गया तो वहाँ पर लोग स्टेशनरी की शॉप भी खोल लेंगे, बच्चों की यूनिफॉर्म भी आएगी, और भी बहुत सारे जॉब क्रिएट हो सकते हैं। ये एक पिक्चर दिया हुआ, ये गुड़ बना रहे हैं, शुगर केन है, शुगर केन से गुड़ बनता है। उत्तर प्रदेश में ऐसे जिनके बड़े बड़े खेत हैं, फार्म है फार्मर्स के, वो अपने खेत पर ही गुड़ बनाते हैं। तो इस सब में यही दिया कि कैसे आप अपनी इनकम को क्रिएट, जॉब ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। एक यहाँ पर एग्जांपल नरेगा के बारे में, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसको अभी नाम कर दिया है MG, नरेगा, MGNREG। MG का मीनिंग महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसमें क्या किया गया है कि गवर्नमेंट रूरल एरियाज में जॉब प्रोवाइड करने की गारंटी देती है कि मिनिमम 100 डे का एक जॉब कार्ड बनता है। आप ग्राम, जो भी विलेजर्स हैं वो ग्राम पंचायत जाते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं कि मेरे को जॉब चाहिए। तो उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, गांव में कोई भी काम स्टार्ट करवा देती है, और एक साल में 365 डेज मिनिमम 100 डे का उनको वर्क देगी। 100 डे का वर्क नहीं दे पाएगी तो उनको 100 डे के वर्क के इक्वल पैसे उनके अकाउंट में भेजेगी। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे क्या होगा कि लोगों को मिनिमम 100 डे का काम की तो श्योरिटी होगी, क्योंकि साल में 100 दिन को उनको काम मिलेगा ही मिलेगा। काम नहीं मिला तो सरकार उनको बिना काम के भी पैसे देने की गारंटी देती है इस MG नरेगा में। तो इसके बारे में पढ़ लेना। इसको राइट टू वर्क बोला हुआ है, फंडामेंटल राइट बन गया। अब पहले 200 डिस्ट्रिक्ट में था, अभी पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया है। ओनली विलेज एरियाज में राइट टू वर्क है ये, कि ये लोगों का फंडामेंटल राइट। अगर उनको काम नहीं मिल रहा तो वो इस नरेगा के थ्रू काम मांग सकते हैं। MG यहाँ लिख लेना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इसका नाम MG कर दिया है, महात्मा गांधी और लगा दिया आगे, पहले ओनली नरेगा था। नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज होते हैं, ये डिवाइड कर रखे हैं। जो एम्प्लॉयड है ना, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके वर्क कंडीशंस कैसी हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं, या उनको एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इन सब के बारे बेस बिहाफ पर दो ग्रुप में डिवाइड कर रखा है जॉब सेक्टर को, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ दो एग्जांपल दे, कांता और कमल का। कांता एक ऑफिस में काम करता है जिसका टाइम फिक्स है और उसको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। कमल क्या है, किसी नियर बाई शॉप पर काम करता है और उसके कोई टाइम, वो 7:30 बजे जाता है, रात को 8 बजे आता है, ये सुबह 9:30 बजे जाती है, 5:30 बजे जाती है। देखिए इसका टाइम आवर भी कम है, इसका टाइम आवर ज़्यादा है। इसके अलावा इसको टाइम टाइम पर छुट्टियाँ मिलती हैं और बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं, पेड लीव मिलती है। मतलब इसको वो नहीं, उसको फिक्स है कि साल में 10, 12, 15 छुट्टियाँ बिना पेमेंट कटे मिलती। जिससे कोई छुट्टी वगैरह भी नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, अगर वर्क नहीं हुआ तो इसको छुट्टी हो जाएगी, सैलरी भी इसकी कट जाएगी। यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे आजकल कोरोना में वर्क टू होम चल रहा है, तो वर्क टू होम में कांता को तो काम मिल गया, जॉब मिल गया, सैलरी मिल रही होगी। बट कमल जो शॉप पर काम कर रहा था वो वर्क टू होम तो क्या करेगा, शॉप पर जाएगा तो बेचेगा, नहीं जाएगा तो नहीं बेचेगा, तो इसको सैलरी नहीं मिल रही होगी। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मीनिंग क्या होता है, द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। की वर्क की गारंटी होती है, उनको ऐसे नहीं कभी भी छोड़ दिया, निकाल दिया। और इसके साथ साथ वहाँ पर गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करते, गवर्नमेंट जो भी रूल्स बनाती है। गवर्नमेंट के रूल जैसे फैक्ट्री एक्ट, अगर किसी फैक्ट्री में कोई ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहा है, मतलब परमानेंट लेबर के रूप में काम कर रहा है, तो उसको फैक्ट्रीज एक्ट के तहत सैलरी पेमेंट मिलेगा। मिनिमम वेजेज एक्ट, मतलब कम से कम सैलरी का सरकार रूल बनाती है, उससे कम सैलरी नहीं दे सकते, उससे ज़्यादा दे सकते हो आप। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, कि अगर किसी आदमी ने कितने कुछ टाइम के लिए काम कर लिया किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको कुछ बेनिफिट देते हैं एकदम से पैसे में। सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये सोप वगैरह का एक्ट बनता है कि सोप इस्टेब्लिश करते टाइम कौन कौन से रूल्स वगैरह उनको फॉलो करना पड़ता है।
इन सब प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। इनमें वर्कर्स का क्या फ़ायदा है, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऐसा नहीं कभी भी निकाल दिया, जॉब की सिक्योरिटी रहती है। एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली फिक्स नंबर ऑफ आवर, फिक्स टाइम के लिए काम कराया जाएगा। अगर एक्स्ट्रा टाइम कराएंगे तो ओवर टाइम की एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन को। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। वो बेनिफिट क्या क्या आप देखिए, पेड लीव, मैंने पहले बताया था उनको सैलरी मिलती है छुट्टी लेने पर, वैसा नहीं कि पूरे साल छुट्टी ली, कुछ फिक्स एक साल में 20 30 15 जो भी छुट्टी हैं उनकी सैलरी भी मिलेगी छुट्टी लेंगे तो भी। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, जो हॉलीडेज आते हैं उनमें पेमेंट मिलेगी। प्रोविडेंट फंड, ये एक फंड होता है कि आप रिटायरमेंट के टाइम इसका यूज ले सकते हो। ग्रेजुटी, ये भी रिटायरमेंट के टाइम इसका बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट भी मिलते हैं। और भी जो बहुत सारे लोग वहाँ पर कोई किसी का डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना होता है, पानी वगैरह की फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं, बढ़िया एक वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाती है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो। इनको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब कुछ नहीं मिलता है। हालांकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी रूल्स वगैरह तो गवर्नमेंट के होते हैं, बट वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, उनसे साइड लाइन हो जाते हैं या छुपा देते हैं। कुछ लोगों के लिए रूल्स फॉलो कर लिए, बाकी को ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, ठेकेदार के बेस पर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो वाला सिस्टम कर लेते हैं। तो इन लोगों की सैलरी फिक्स नहीं होती है, कोई इनको हॉलीडेज भी नहीं है, लीव वगैरह भी नहीं मिलती, लीव मिलेगी तो सैलरी कट जाएगी, ये सारा इनका तो लॉस है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वालों का। नेक्स्ट है कि इनको वर्कर्स को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। तो सबसे मेन आप इसको पढ़ लेना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, नॉर्मल सा है कि जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करें उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला होना चाहिए कि उनकी सैलरी उनके अकाउंट में जानी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है इस गवर्नमेंट के जो वेज लॉज हैं कि मिनिमम वेजेज का उससे कम सैलरी देता है, अगर अकाउंट में जाएगी तो पता है कितना पैसा आ रहा है। इसके साथ ही गवर्नमेंट को अपनी एक ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को वॉच डॉग मतलब काम उनको देखे कि क्या कर रहे हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटी कम से कम रेट पर प्रोवाइड करवाए जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं, कि कंपलसरी कर दें जिसके जहाँ काम कर रहा है तो उसका वो मेडिक्लेम बीमा कंपलसरी कर दें। इसके अलावा अगर उसका कोई इंसिडेंट मिस हैपनिंग होती है, उसकी डेथ वगैरह होती है, तो उसकी फैमिली को वो जो जहाँ पर काम कर रहा है वो उसको पैसा वगैरह प्रोवाइड करें। साथ ही साथ इन सब का एक डेटा बनना जाना चाहिए और ये फिक्स रहना चाहिए कौन आदमी कहाँ काम कर रहा है। अगर वो वहाँ से छोड़ के जा रहा है तो उसके कहाँ क्या है उसके बारे में उसका पूरा का पूरा ऑनलाइन रिकॉर्ड होना चाहिए, जिससे कि पता रहे कौन किसके कहाँ कितना काम कर रहा है। इसके अलावा जो लेबर लॉ वगैरह बना रखे कंट्री में उनको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो पॉलिटिशियन वगैरह हैं उनका ये मिसयूज करते हैं, कुछ जगह पर कास्ट बेस पर डिस्कशन होते हैं, वो सारा भी खत्म होना चाहिए। सोशल इनको बेनिफिट भी होने चाहिए। नेक्स्ट है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पर दो टाइप से डिवाइड कर रखा है, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक का मीनिंग है गवर्नमेंट सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, और प्राइवेट का मतलब किसी का इंडिविजुअल। प्राइवेट सेक्टर्स का मेन एम होता है बेनिफिट कमाना, अर्न मनी, पैसे कमाना, जितना हो सके ज़्यादा बेनिफिट कमाना। पब्लिक सेक्टर का ये कोई एम नहीं होता कि हमें बेनिफिट कमाना है। पब्लिक सेक्टर का मेन एम होता है पब्लिक की सर्व करना, पब्लिक की सर्विस करना, जो सिटीजन्स हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना। तो अगर एग्जांपल देखें हम तो जो भी हमारे से इंडियन रेलवे है या पोस्ट ऑफिस वगैरह हैं, ये सब क्या क्या है, ये पब्लिक सेक्टर के हैं। और इसके अलावा जो रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सब क्या है, महिंद्रा वगैरह, ये सब क्या हो गया, प्राइवेट या प्राइवेट सेक्टर हो गया। जो पब्लिक पर्पस इनका पर्पज है, पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्स एंड अवेज टू नीड द एक्सपेंस। ये इसलिए है कि जैसे कई बार क्या होता है कि अगर आपने जैसे बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, ये काफ़ी कॉस्टली होता है। अगर ये कम्प्लीटली प्राइवेट सेक्टर में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी मिलेगी। महंगी मिलेगी तो इंडस्ट्रियों में जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी रेट बढ़ जाएगी, तो पूरे कंट्री में महंगाई बढ़ जाएगी। साथ ही हॉस्पिटल है, अगर हॉस्पिटल गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल, आप इनका अंतर देख सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितना खर्च होता है, प्राइवेट में कितना खर्च होता है। रेल अगर कंप्लीट प्राइवेट कर जाए तो कोई, जैसे अब तो गवर्नमेंट क्या कि कुछ जगह पर पैसेंजर नहीं है फिर भी ट्रेन चलानी पड़ती है, अगर प्राइवेट वाले रहेंगे तो वैसी जगह नहीं जाएंगे जहाँ पर पैसेंजर नहीं है। साथ ही जैसे ये मिड डे मील वगैरह चल रही है गवर्नमेंट स्कूल में, ये प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं चल रही, क्योंकि प्राइवेट का मेन एम क्या है कि उनको बेनिफिट कमाना है। गवर्नमेंट क्या कि बेनिफिट कमाना तो है या नहीं है वो तो बाद की बात है, पहले क्या कि पब्लिक को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। तो मिड डे मील में मिल्क वगैरह या जो भी न्यूट्रिशन डाइट्स वगैरह दी जाती है उसका पर्पज़ ये है कि जो हमारे चिल्ड्रन हैं वो हेल्दी रहें।
इन सब के साथ और भी बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे एजुकेशन के अलावा भी, जहाँ पर गवर्नमेंट लोगों को कम कॉस्ट पर प्रोवाइड करे। जैसे मेडिसिन है, अगर सारी प्राइवेट जो कंपनियों की मेडिसिन काफ़ी महंगी है, जेनरिक दवाइयाँ जो गवर्नमेंट की हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, वहाँ पर आपको 2-4 रुपये में जो गोली मिल जाएगी, वो मेडिकल प्राइवेट मेडिकल पर आपको 50 से 100 रुपये में मिलेंगे। तो ये गवर्नमेंट का मेन एम क्या है कि पब्लिक को कम पैसे पर कंज्यूमर सपोर्ट देना, मतलब कंज्यूमर को ज़्यादा सपोर्ट होनी चाहिए बजाय गवर्नमेंट के। ये इन्फेंट मोरलिटी रेट की बात करें, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। इन्फेंट मोरलिटी रेट मतलब जब बर्थ से 11 महीने की जब बच्चे की एज होगी, 11 मंथ तक की डेथ होना। ओडिशा में 87 बच्चे की डेथ हो जाती है 1000, अगर 1000 बच्चों ने बर्थ लिया है, जन्म लिया है, तो 11 महीने के होने से पहले 87 बच्चों में से उनकी डेथ हो जाती है। मध्य प्रदेश में 85 है। और ये इन स्टेट का ये जो रेशो है ना, ये कई कंट्रियों से भी ज़्यादा है। अफ्रीका के जो पुअर कंट्री है उनका भी रेशो कम है, जो यहाँ पर हमारे दिया हुआ है उससे कम है उनका। इसलिए गवर्नमेंट का क्या है, पब्लिक सेक्टर जो वो प्रॉफिट कमाना नहीं चाहते, वो लोगों को अच्छी फैसिलिटी देना चाहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट करना चाहते हैं, न्यूट्रिशन देना चाहते हैं, फूड प्रॉपर देना चाहते हैं, गरीबी हटाना चाहते हैं। इस सब की वजह से पब्लिक सेक्टर का एम पैसे कमाना नहीं है। ओके, जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कहीं से पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच।